प्रिय विद्यार्थियों, आज का शिक्षण विषय प्रश्न पत्र भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत है। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि काव्य है क्या। आज हम काव्य का प्रयोजन क्या है, आखिर साहित्यकार क्यों लिखता है, क्या प्रयोजन होता है। इस सवाल का बड़ा अच्छा जवाब अक्सर दिया जाता है, क्योंकि लिखे बिना कभी रह नहीं सकता। लिखना उसका धर्म है। तो क्या लिखना सचमुच अनिवार्यता है? जैसे सृष्टि का कोई प्रयोजन है, जीने का क्या प्रयोजन है, इन सारे प्रश्नों के समाधान के बगैर ही सृष्टि होती जाती है, जीवन जिया जाता है। ठीक वैसे ही लिखना भी एक धर्म है, निश्चित रूप से, जिसका प्रत्येक साहित्यकार, प्रत्येक कवि अपने जीवन में अनुपालन करता है। सृजनशील प्रतिभा जब तक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर लेती, उसकी अभिव्यक्ति की छटपटाहट कम नहीं होती। किंतु यदि गहराई से विचार करें तो लगता है कि हर कर्म के पीछे उसका प्रयोजन छिपा है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से न हो, परोक्ष रूप से भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। कहने को तो कितना भी निष्काम कर्म हो, किंतु उसका भी कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। संस्कृत ग्रंथों में तो कवि आरंभ में ग्रंथ रचना का प्रयोजन भी बता दिया करते थे। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में जो रचना की है, उसमें स्वतः सुखाय की बात की गई है कि मैंने इसकी रचना क्यों की, क्योंकि स्वयं के सुख के लिए, मंगल कामना से प्रेरित पारंपरिक ग्रंथों के अतिरिक्त भी ये प्रश्न उठने लगा कि कवि काव्य की सर्जना करके समाज को, युग को क्या देता है। कृति सर्जना के क्षणों तक कृतिकार की रहती है, उसके बाद समाज की, और आगे बढ़कर वो युग का दस्तावेज हो जाता है। कबीर ने मानव एकता स्थापित करने के लिए रचना की। सूर तुलसी ने निराशापूर्ण समाज को राम और कृष्ण जैसे आराध्य देकर एक नई आशा का सूत्रपात किया है। भूषण ने राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयत्न किया। गुलामी की जंजीरों में कसी जनता को जयशंकर प्रसाद ने अतीत के गौरवमय इतिहास की झांकी दिखाकर उत्साहित किया। अलका, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, मातृगुप्त आदि चरित्रों की नव जागरण का मंत्र फूंकने में एक अहम भूमिका रही है। आज की तमाम कविताएं देश की प्रशस्ति न होकर उसके विरोध में जाती हैं। इसलिए आज की कविता को प्रतिपक्ष की कविता भी कहा जाता है। किंतु सच यह है कि ये कविताएं तिलमिलाहट पैदा करना चाहती हैं, झकझोरना चाहती हैं, उन्हें जगाना चाहती हैं, जो आज़ादी की थाली का भरपूर भोजन कर चुकने के बाद आज गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो काव्य का प्रयोजन है, वो उस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक के आधार पर काव्य प्रयोजनों की चर्चा की गई है। यह काव्य प्रयोजन विशुद्ध रूप से भौतिकवादी जमीन पर स्थित है। धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि और उपदेश, इन सभी को समेकित प्रयोजन माना गया है। प्रत्यक्ष रूप से भरत मुनि ने भले ही आनंद का जिक्र न किया हो, किंतु इन सब के पीछे आनंद की भावना छिपी हुई है। भामह भरत मुनि ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति, कलाओं में कुशलता
कीर्ति, प्रीति का अर्जन काव्य से ही माना है। चतुर्वर्ग का उल्लेख करके भामा ने लोक और परलोक दोनों में काव्य की प्रयोजन मूलकता को स्वीकार किया है। दंडी ने काव्य प्रयोजन न कहकर वाणी प्रयोजन का विवेचन किया है। शब्द रूप ज्योति से अंधकार दूर होता है। यहाँ अंधकार निराशा का और ज्योति आशा का प्रतीक ही है। वामन ने काव्य प्रयोजनों पर दो दृष्टियों से विचार किया है। एक तो आनंद साधना, जिसे दृष्ट प्रयोजन कहा गया है। दूसरा कीर्ति, जो अदृष्ट प्रयोजन है। कीर्ति बाह्य है, जबकि प्रीति आंतरिक है। रुद्रट की धारणा है कि काव्य रचना द्वारा महापुरुषों के यश को स्थायित्व प्राप्त होता है। कवि को आनुषंगिक फल, धन आदि की प्राप्ति भी होती है। कुंतक के मत से 3 प्रयोजन हैं। नंबर 1 चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, नंबर 2 व्यवहार ज्ञान और नंबर 3 लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में प्रयोजनों का विशुद्ध विवेचन किया है। उन्होंने कहा है कि काव्य से यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति होती है, व्यवहार ज्ञान होता है, अमंगल का क्षय होता है, तत्काल लोकोत्तर आनंद प्राप्त होता है और कांता के सदृश ही मधुर प्रिय उपदेश भी मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने काव्य को स्वांता सुखाय मानते हुए सबका हित करने में सक्षम माना है। मैत्री शरण गुप्त काव्य को कला के लिए न मानकर व्यापक हित को ध्यान में रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानव कल्याण को ही साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। वो लिखते हैं कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो बागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके दुख को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द हैं। नंद लोलारे वाजपेयी की दृष्टि में आत्मानुभूति ही काव्य का प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में आत्म अभिव्यक्ति को साहित्य का प्रयोजन मानना अधिक समीचीन होगा। मुक्तिबोध की कविता विचलित करती है और उसका केंद्रीय मूल्य साहस का होता है। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से अशोक वाजपेयी के शब्दों में मुक्तिबोध ने अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाए और उनकी कविता समकालीन भारतीय मनुष्य की पीड़ा की खंडित रामायण है। लेकिन लिखना महज आत्म अभिव्यक्ति नहीं है। कवि मम से ममेतर तक इसी के सहारे जुड़ा रहता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जो काव्य के प्रयोजन हैं, उनमें से कुछ बिंदु निकल कर आ रहे हैं, जिनमें से नंबर 1 कला के लिए कविता वस्तु और रूप दोनों का संश्लेषण है। कविता का मूल्य विषय में ही नहीं, समूची कविता में है। कला के लिए है। नंबर 2 कला जीवन के लिए। मैं बड़ा संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कला जीवन से जुड़कर ही सार्थक होती है।
कलाओं के बिना जीवन निस्सार है, असार है। कंप्यूटर संस्कृति दिल की धड़कनों को चंद बटनों के सहारे चला तो सकती है, लेकिन उसकी संवेदनशीलता का प्रमाण कविता ही दे सकती है। जीवन से जुड़कर कविता का समाजीकरण हो जाता है। नंबर 3, कविता जीवन से पलायन है। यथार्थ जीवन की ट्रेजेडी में पिसते हुए मनुष्य के लिए कविता की दुनिया ही आश्रय है। जैसे बंद कमरे में दम घुटने पर व्यक्ति बाहर उन्मुख वातावरण में सांस लेकर राहत महसूस करता है, वैसे ही कटुता और अभावों की दुनिया में दम घुटने पर वह एक ऐसी चीज़ तलाशता है जहाँ उसे सुंदर सुखद जीवन की झांकी मिले। फ्रायड ने इसी अर्थ में कलाओं को दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति कहा है। यह एक मनोवैज्ञानिक ज़रूरत है जो हमें तपती रेत से खींचकर सरोवर तक ले जाती है। नंबर 4, आनंद और मनोरंजन के लिए कविता का मुख्य लक्ष्य अधिकांश लोगों ने आनंद ही माना है। पाश्चात्य विद्वान तो इस प्रयोजन में एक मत हैं। कविता की इसी आनंददायी शक्ति के कारण इसे ब्रह्मानंद सहोदर की संज्ञा दी गई है। नंबर 5, नैतिक एवं मानवीय दृष्टिकोण के लिए युग का सत्य कृति में ही प्रतिबिंबित होता है। हर रचनाकार अपने आसपास के परिवेश को व्यक्त करता है, वह आदर्श मानता है, उसका समर्थन करता है, और जो अनैतिक मानता है, समाज के लिए अनुपयोगी मानता है, उसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करता है। यहाँ रचनाकार की को प्रतिबद्धता से बचना होगा। नंबर 6, आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मानुभूति को अभिव्यक्ति के लिए तमाम साहित्य रचा जाता है। आत्म साक्षात्कार में जब कोई कवि लोकात्मा का साक्षात्कार करता है तभी कृति सार्थक होती है, अन्यथा एकालाप बनकर रह जाती है। आत्म अनुभव से प्रेरित रचना की सबसे बड़ी विशेषता है पाठक को आकर्षित करने की अभूतपूर्व क्षमता। मीरा, घनानंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि परिस्थिति के अनुरूप ही काव्य के प्रयोजन संबंधी विचार भी बदलते रहे हैं। अपनी विचारधारा के अनुरूप ही विद्वानों ने काव्य का प्रयोजन कल्पित किया है। कला दूसरों के दुख दर्द से जोड़ती है, तनाव से मुक्ति दिलाती है। इस मशीनी युग में जब किसी से कोई सरोकार नहीं, कविता टटोलती ही नहीं, झकझोर कर जगाती भी है। निश्चित रूप से कविता हमारे जीवन को संतुष्टि प्रदान करती है, और जो काव्य का प्रयोजन है उसको पूर्ण करती है। निश्चित रूप से हमारे जीवन के प्रयोजन को पूर्ण करती है। आज का यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। कल हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे।